नमस्ते, आपके साथ मैं हूं जयप्रकाश शर्मा और आप देख रहे हैं गुड मॉर्निंग जी। गुड मॉर्निंग जी में हम आपको तमाम खबरों से रूबरू कराएंगे। पंजाब, हरियाणा, हिमाचल की बात करेंगे, लेकिन बुलेटिन में सबसे पहले कोरोना की दूसरी लहर के कहर की। पंजाब में कोरोना से 24 घंटे में 158 मरीजों की मौत हो गई। आंकड़ा बढ़ रहा है, 158 मरीजों की मौत हो गई, जबकि पंजाब में 24 घंटे में कोरोना के 8,874 नए मामले सामने आए हैं। वहीं पंजाब के आपको बता दें कि पंजाब में कोरोना के 24 घंटे में 158 मरीजों की मौत हुई है। पंजाब में 24 घंटे में 8,874 नए मामले सामने आ रहे हैं, यानी मृतकों का जो आंकड़ा है वो कम होने का नाम नहीं ले रहा है। कोरोना की जो दूसरी लहर है उसका कहर देखने को मिल रहा है। वहीं पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने राज्य के कांग्रेस सांसदों के साथ कोविड के चलते प्रदेश के मौजूदा हालातों को लेकर चर्चा की। इस दौरान सीएम अमरिंदर सिंह ने कांग्रेस सांसदों को ऑक्सीजन, वैक्सीन और दवाओं की ज्यादा सप्लाई सुनिश्चित करने के लिए केंद्र पर दबाव डालने की गुजारिश की। उन्होंने आरोप लगाया कि केंद्र पंजाब के साथ सौतेला व्यवहार कर रहा है, जबकि हरियाणा को ज्यादा ऑक्सीजन टैंकर्स की सप्लाई मिल रही है। कांग्रेस सांसदों ने भरोसा दिया कि सांसद निधि के जरिए पंजाब सरकार के अस्पतालों में ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट सेटअप करने में मदद करेंगे। उन्होंने आरोप लगाया कि राज्य को अलॉट मौजूदा 195 मीट्रिक टन का कोटा पर्याप्त नहीं है। सांसदों ने राज्य को वैक्सीन की धीमी सप्लाई किए जाने पर चिंता जाहिर की। वहीं पंजाब के मुख्यमंत्री ने कोरोना महामारी से निपटने को लेकर कांग्रेस सांसदों के साथ मंथन किया। बैठक में राज्यसभा सांसद प्रताप बाजवा भी मौजूद रहे। प्रताप बाजवा ने कहा कि सांसदों ने लॉकडाउन लगाने की सलाह दी है। वैक्सीन और ऑक्सीजन की कमी पर भी चर्चा हुई। प्रताप बाजवा ने किसानों से वैक्सीन जरूर लगवाने की अपील की, साथ ही निजी अस्पतालों के रेट नियमित करने का भी सुझाव दिया। जे ते बिना लॉकडाउन तो असीं इहदे ते रोक पास ला सकने तो फिर तो लॉकडाउन नहीं लाना चाहिए, बट जे इस तो बड़ा चारा नहीं तो लोगों की जिंदगी बचाना ये ठीक है कि दिहाड़ी करने वाले लोग, छोटे दुकानदार, गरीब लोगों वास्ते बहुत मुश्किल है। बट दूजे पासे पंजाब दे जेड़े इस टाइम जिन्हां दी इस टाइम तुसीं वेख रहे हो जिन्हां दी मौतां हो रही वो भी ज़्यादा गरीब वर्ग, तो उन्हां नूं बचाना भी साडी जिम्मेवारी है। तो गवर्नमेंट हुण इस नूं चंगी तरह ध्यान मार ले कि किस तरह ये काम सैट बैठेगा, कि ये लॉकडाउन नाल बैठेगा कि बिना लॉकडाउन तो बैठेगा। आगे बढ़ते हैं। मानसा सेहत विभाग का नया कारनामा सामने आया। विभाग ने वैक्सीन लगवाने वाले वकील को सर्टिफिकेट जारी करने की बजाय वैक्सीन नहीं लगवाने वाली महिला को वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट जारी कर दिया। वकील गिन्नी गौरव ने बताया कि वो अपनी भाभी निकिता के साथ वैक्सीन लगवाने गए थे, लेकिन डॉक्टर ने उनकी भाभी को वैक्सीन लगाने से मना कर दिया था, जबकि उन्हें वैक्सीन लगा दी थी। बाद में घर पर सर्टिफिकेट उसकी भाभी के नाम से आया, जिसे देखकर परिवार वाले भी हैरान हो गए, जबकि वकील गिन्नी गौरव के मोबाइल पर वो मैसेज भेज दिया जो उसकी भाभी को भेजा जाना था। मैसेज में लिखा था कि डियर गिन्नी गौरव, आपको वैक्सीन नहीं लग सकती क्योंकि आप बच्चों को दूध पिलाते हैं। ਅਸੀਂ ਵੈਕਸੀਨ ਲਗਵਾਉਣ ਗਏ ਸੀ, ਮੈਂ ਗਏ ਸੀ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਭਾਬੀ ਜੀ ਗਏ ਸੀਗੇ। ਵੈਕਸੀਨ ਮੇਰੇ ਦਾ ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਪਹਿਲਾਂ ਲੱਗ ਚੁੱਕੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲੋਂ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਗਵਾਈ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਬੇਬੀ ਫੀਡ ਦੇਣਾ। ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਡਾਕਟਰ ਤੋਂ, ਤਾਂ ਡਾਕਟਰ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਵੈਕਸੀਨ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਸਕਦੀ ਭਾਬੀ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਨਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਪਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਨਾ ਕਰਤਾ ਵਾਪਸ ਘਰ ਆ ਗਏ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ 2 ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਮੈਸੇਜ ਆਇਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਵੈਕਸੀਨ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਸਕਦੀ क्योंकि तुसी बेबी फीड देना। पर भाभी का सर्टिफिकेट बन के आ गया, जिस करके उन्होंने उन्होंने सर्टिफिकेट इशू करता, मेरा कैंसिल करता। वहीं हरियाणा में 24 घंटे में कोरोना से 177 मरीजों की मौत हो गई, जबकि 24 घंटे में कोरोना के 14,840 नए मामले सामने आए। हरियाणा में कोरोना के कुल 1,15,842 संक्रमित मरीज हो चुके हैं। तो आपको बता दें 1,15,842 केस है। 24 घंटे में एक हैरान करने वाला आंकड़ा, क्योंकि लगातार हरियाणा में कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं। 24 घंटे में 177 मरीजों की मौत हो गई। वहीं 24 घंटे के अंदर 14,840 नए मामले सामने आए। हरियाणा में लगातार मामले बढ़ रहे हैं। किसान आंदोलन में हिस्सा ले रही एक युवती की मौत के मामले पर हरियाणा के स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने प्रतिक्रिया दी है। विज का कहना है कि सरकार अपना कर्म और धर्म निभा रही है। सरकार ने किसानों के टेस्ट और वैक्सीनेशन के लिए अधिकारियों से बैठक की थी, लेकिन किसान नेताओं ने साफ इनकार कर दिया। अब अगर आंदोलन में शामिल किसी शख्स की कोरोना से मौत होती है तो जिम्मेदारी किसान नेताओं की होगी। तो कोरोना से आंदोलनकारी युवती की एक मौत का मामला सामने आया था, जिस पर
हरियाणा के स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज का बयान आया। अनिल विज ने साफ कर दिया कि उन्होंने कई बार किसान नेताओं से बात की थी स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों के साथ मिलकर, लेकिन ना तो उन्होंने वैक्सीनेशन कराई ना टेस्टिंग किया। अब ऐसे में अगर किसी की मौत होती है कोरोना की वजह से तो किसान नेताओं की जिम्मेदारी होगी। हमने तो देखो पूरी कोशिश की थी कि ये जो धरने पर बैठे हुए हैं किसान, ये सारे कोरोना टेस्ट भी करवाएं और इनको वैक्सीनेशन भी लगाई जाए, लेकिन किसान नेताओं ने साफ इनकार कर दिया कि ना तो हम कोरोना टेस्ट करवाएंगे ना किसी को वैक्सीन लगाने के लिए कहेंगे, और अगर कोरोना से कोई डेथ होगी तो उसका जवाब तो इन किसान नेताओं को ही देना है। वहीं हरियाणा में 7 दिन का लॉकडाउन है और इसी बीच कैबिनेट मंत्री रणजीत चौटाला का कहना है कि कोरोना के मामले को देखते हुए आगे क्या करना है इस पर विचार किया जाएगा। सीएम मनोहर लाल कोरोना के केसों के मद्देनजर फैसला लेंगे। उन्होंने कहा कि हरियाणा में अब कोरोना की स्थिति कंट्रोल में है। साथ ही सिरसा और फतेहाबाद में जिला प्रशासन को लॉकडाउन को सफल बनाने के लिए सख्त निर्देश जारी किए। दोनों जिलों में जिला प्रशासन को ऑक्सीजन, वेंटिलेटर, वैक्सीन की कालाबाजारी पर शिकंजा कसने के भी निर्देश दिए हैं। और हर दो जिलों पे एक मिनिस्टर की ड्यूटी लगा दी। जैसे मुझे सिरसा और फतेहाबाद दोनों जिला, मैंने दोनों जिलों पे 3-3 मीटिंगें ले ली पिछले 2 दिनों में। कल भी ली, आज भी ली, परसों भी ली, चौथ भी ली। और अब 2-3 दिन में स्थिति काफ़ी सामान्य है। देखो केसेस तो आ रहे हैं, उसमें मैं नहीं कहता, पर ये ऐसे अब खतरनाक वाली बात नहीं है। हमने स्थिति को संभाल लिया है। ऑक्सीजन की हमें पहले दिन ऑक्सीजन की प्रॉब्लम थी, अब हमें ऑक्सीजन की 2 दिन से कोई दिक्कत नहीं आ रही। वहीं हरियाणा कांग्रेस अध्यक्ष कुमारी सैलजा का मुख्यमंत्री मनोहर लाल पर पलटवार। जिम्मेदार विपक्ष के नाते की थी सर्वदलीय बैठक बुलाने की मांग, जनता भुगत रही है सरकार की नाकामी खामियाजियां, ये कुमारी सैलजा का बयान है। जहां जरूरत होगी जनता की आवाज को हम बुलंद करेंगे, कुमारी सैलजा ने सीधा हमला बोला। हरियाणा में धीमी गति से चल रहा टीकाकरण अभियान। कुमारी सैलजा ने कहा है कि हरियाणा में जो टीकाकरण वैक्सीनेशन का अभियान है वो बहुत ही धीमी रफ्तार से चल रहा है। आगे बढ़ते हैं, बात करेंगे कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव रणदीप सुरजेवाला ने कोरोना से बचाव के लिए इस्तेमाल होने वाली दवाइयों की कालाबाजारी और ऑक्सीजन की कमी के मुद्दे पर केंद्र और मनोहर सरकार को आड़े हाथों लिया। साथ ही आरोप लगाया कि कई दशकों बाद पहली बार भारत को दूसरे देशों के आगे मदद के लिए हाथ फैलाने पड़े हैं। सुरजेवाला कैथल पहुंचे थे, जहां उन्होंने कोरोना को हराएंगे जीवन बचाएंगे अभियान के तहत खुद ट्रैक्टर चलाकर पूरे वार्ड में 40 डोनेटो एयर ब्लास्ट स्प्रे मशीन द्वारा सोडियम हाइपोक्लोराइट दवाई का छिड़काव कर अभियान की शुरुआत की। ऑक्सीजन है नहीं, टोसिलाजोम इंजेक्शन हो, आइवरमेक्टिन इंजेक्शन हो या फिर रेमडेसिविर का इंजेक्शन हो, उनकी काला बाजारी चरम सीमा पर है। आज एक रेमडेसिविर का इंजेक्शन 25, 20 और 25 हजार रुपए की ब्लैक में मिलता है। एक टोसिलाजोम का इंजेक्शन 6-6 लाख रुपए में मिलता है। आम साधारण आदमी क्या करेगा, कहां जाएगा? बात हिमाचल की कर लेते हैं। हिमाचल प्रदेश में 24 घंटे में कोरोना से 45 मरीजों की मौत हो गई, जबकि 24 घंटे में कोरोना के नए रिकॉर्ड आए हैं सामने। 3,929 नए केस सामने आ रहे हैं। हिमाचल में भी लगातार मृतकों का आंकड़ा बढ़ता जा रहा है। हिमाचल में 45 लोगों की मौत हो गई, हालांकि अब तक 2043 मरीज ठीक भी हुए हैं। तो हिमाचल के कोरोना अपडेट आपको दे रहे हैं। अब तक 2043 मरीज ठीक हो गए हैं। तो 24 घंटे में 45 मरीजों की मौत। आगे बढ़ते हैं, हिमाचल की बात करते हैं। हिमाचल में कोरोना वैक्सीन अभियान की पोल खुल गई है। हिमाचल में जयराम सरकार की पोल खुली क्योंकि उनको 18+ के लोगों के वैक्सीनेशन की सीएम को ही खुद जानकारी नहीं। सीएम को वैक्सीन अभियान को लेकर नहीं है जानकारी। हिमाचल में वैक्सीनेशन को लेकर किल्लत है, परेशान है लोग, लेकिन हिमाचल में जयराम सरकार की पोल खुलती नजर आ रही है क्योंकि खुद मुख्यमंत्री को यह जानकारी नहीं है कि यह अभियान कब से चलाया जाएगा। उनसे जब सवाल पूछा गया जी मीडिया के माध्यम से तो उन्होंने जवाब दिया कि उन्हें पता नहीं कि कब एक तारीख तय होगी। यहाँ 18 साल से 45 साल का जो दूसरा फेज, ये फेज जो है उसके लिए रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस चल रहा है
और हमने जिस कंपनी से हमको वैक्सीन उपलब्ध होगी उस कंपनी को लिखा है, उस कंपनी ने कहा है कि जल्दी ही उपलब्ध करा देंगे। जैसे हमको उपलब्धता होती है, कितनी होती है, उसके मुताबिक हम इसको शेड्यूल करेंगे, प्लान करेंगे और वैक्सीन के अभियान को आगे बढ़ाएंगे। देखिए, स्पेसिफिक डेट नहीं दी जा सकती इस बारे में। यानी मुख्यमंत्री ने कोई तारीख ही नहीं बताई है। तो अब आप सोचिए कि वैक्सीन अभियान कैसे चलेगा। जी पंजाब, हरियाणा, हिमाचल की खबर का भी वहां बड़ा असर हुआ है। ठाकुर महेंद्र सिंह की बेटी को वैक्सीन लगाने के मामले में इंक्वायरी कर दी गई है। स्वास्थ्य विभाग ने सीएमओ को फैक्ट चेक करने के निर्देश जारी किए हैं। सरकार ने 18+ आयु वर्ग के लिए वैक्सीन उपलब्ध न होने का हवाला दिया था, लेकिन हैरानी किया है। देखिए, अभी वैक्सीनेशन अभियान शुरू नहीं हुआ है, मुख्यमंत्री को जानकारी नहीं है, लेकिन मंत्री की बेटी को आपको बता दें कि टीका लग गया। मुख्यमंत्री ने मामले की जानकारी न होने की बात कही थी। विपक्ष ने सरकार से मामले की जांच और स्पष्टीकरण की मांग की थी। 1 मई को डीडीयू अस्पताल में वंदना गुलेरिया ने लगवाई थी वैक्सीन। विपक्ष ने सरकार से मामले की जांच और स्पष्टीकरण की मांग की थी। 1 मई को डीडीयू अस्पताल वंदना गुलेरिया ने ये वैक्सीन लगवाई थी। अब सवाल यह है कि वैक्सीन सिर्फ अपने अपने खास लोग तो लगवा रहे हैं, लेकिन सीएम साहब को यही नहीं पता है कि आम लोगों के लिए वैक्सीन अभियान कब चलेगा। अभी ये आपने बात कही है और मुझे इस बात को लेकर के कुछ कहना, क्योंकि हमारी जानकारी में ये विषय नहीं है। वहीं कोरोना महामारी की वजह से होटल व्यवसाय सबसे ज्यादा प्रभावित हो रहा है। होटल व्यापारी और पर्यटन से जुड़ी गतिविधियों से संबंधित लोगों का कहना है कि टैक्स और कर्ज की दोहरी मार पड़ रही है। पर्यटन व्यवसाय से जुड़े लोग सरकार से आर्थिक मदद की मांग कर रहे हैं, लेकिन सीएम कह रहे हैं कि फिलहाल आर्थिक मदद देना संभव नहीं है, इसलिए संवेदनाओं से ही काम चलाएं। अब आप बंद पड़े होटल और गेस्ट हाउस और टैक्सी चालक और दुकानदारों की जुबानी यहां के हालात सुनिएगा। मैं इस बात को बड़ा स्पष्ट करना चाहता हूं कि आज की परिस्थिति उस प्रकार की नहीं है कि सब लोगों को हम राहत का कोई पैकेज देने की स्थिति में है। आज जीवन को बचाना हमारे लिए महत्वपूर्ण है। उनकी बात की, उनकी भावनाएं अपनी जगह है, मैं उसका भी सम्मान करता हूं। नुकसान हुआ है, बहुत नुकसान हुआ है, और उस नुकसान की भरपाई करना स्वाभाविक रूप से उनके लिए भी कठिन है। लेकिन इस बात को भी समझना होगा कि आज की तारीख में आदमी जीवन के लिए संघर्ष कर रहा है, जीवित कैसे रहें, और वो हमारे सामने एक बहुत बड़ी चुनौती है। हिमाचल प्रदेश एक टूरिज्म स्टेट है और टूरिज्म सेक्टर पर कोरोना का सबसे ज़बरदस्त असर पड़ा हुआ है। और चाहे वो होटल व्यवसाय हो, टैक्सी व्यवसाय हो या पर्यटन के क्षेत्र में जुड़े कई सारे ऐसे व्यवसाय हैं जो पूरी तरीके से ठप चल रहे हैं। और इस वक्त ज़्यादातर कई सारे ऐसे होटल्स हैं वो बंद हो चुके हैं, अपनी सर्विसेज बंद कर चुके हैं, कर्ज के तले इतने दब चुके हैं कि अपना व्यवसाय करने के लिए जो है वो पूरी तरीके से परेशान चल रहे हैं। चाहे टैक्सी व्यवसाय हो या फिर वॉल्वो से जुड़ा व्यवसाय हो या दूसरे व्यवसाय हो, किस तरीके की परेशानी जो है ग्राउंड जीरो पर देखने को मिल रही है। होटल व्यवसाय से जुड़े लोग, टैक्सी व्यवसाय से जुड़े लोग इस वक्त हमारे साथ हैं, उन्हीं से जान लेते हैं आपके होटल व्यवसाय पर कितना इसका असर पड़ चुका है और मौजूदा तस्वीर है क्या तकलीफ है। दरअसल इस माहौल में, इस कोरोना काल में होटल वाला तो बिल्कुल पिस चुका है। पिस इस करके रहा है क्योंकि ये नहीं कि मतलब कि टूरिस्ट नहीं आ रहे, इस करके क्योंकि सरकार भी कोई रियायत नहीं दे रही है। रियायत ना देने की मेरे कहने का मतलब ये है, बिजली के बिल बहुत हावी हो गए हैं। बिजली के बिल के ऊपर जो अनएथिकल डिमांड चार्ज लगाया हुआ है इन्होंने, जो डिमांड चार्ज ये किस चीज़ का डिमांड है, मुझे ये समझ नहीं आती कि मैं अगर बिजली की डिमांड कर रहा हूँ तो उसका डिमांड चार्ज है। इसके विरोध में और बिजली बिल ज़्यादा आने के चक्कर में होटल्स वाले अपने कनेक्शंस काट रहे हैं और कनेक्शन काट रहे हैं और मतलब कि होटल बंद भी कर रहे हैं। तो ये मतलब कि सारी परिस्थिति कुछ अलग ही है। अगर डिमांड चार्ज जायज़ है तो जो मतलब कि ओवर चार्जिंग किसी भी क्षेत्र में वो भी जायज़ है। फिर तो होटल में अगर कोई कमरा बुक करता है 1000 रुपये का 500 रुपये ऊपर डिमांड चार्ज हम लेंगे उससे कि आपने रूम डिमांड किया। ये बहुत ही गलत है। ये होटलों पे एक बहुत बड़ा मतलब कि लॉस का एक फैक्टर है। तो आपके कहने का मतलब ये है कि आपके व्यवसाय पर जो है वो कोरोना का ज़बरदस्त असर पड़ रहा है। बेशक आपके कमरे खाली हैं, होटल पे जो है वो टूरिस्ट नहीं ठहरा है, लेकिन कई सारे ऐसे कर हैं जो डिमांड्स हैं जैसे इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट की, उसका बोझ ज़बरदस्त तरीके से बढ़ता जा रहा है और बैंक का लोन भी जो है वो चुकाने के लिए मुश्किल हो रही है। बिल्कुल हम मतलब कि सर्वाइव करने की स्थिति में अब तो है ही नहीं। पहले आप जैसे आप बोल रहे हैं कोरोना के दूसरा साल है ये, पर मैं बोलता हूँ होटल व्यवसाय के लिए तीसरा साल है। 2019 में इलेक्शन की मार पड़ी है, 2019 में इलेक्शंस थे, फिर 2020 में आपके कोरोना आ गया और फिर 2021 में फिर से कोरोना चल पड़ा है।
बैंक वालों ने मतलब कि गले पे हमारे तलवारें टांग दी है कि कभी भी काट सकते हैं। हमारे होटल मतलब कि लगभग सारे बंद कर दिए हैं। अब या तो हम ताले लगा दें या तो बैंक वाले आके ताले मार दें। गवर्नमेंट से तो हमारा इतना रिक्वेस्ट है कि या तो वो होटल हमारे टेक ओवर कर दे, लोन भी वही भरे, या तो फिर मतलब कि हमें कुछ ना कुछ रियायतें दें। आप किस तरीके से देखते हैं कि क्या परेशानी आपको झेलनी पड़ रही है एज अ होटल व्यवसायी? अब स्थिति क्या आ गई है? स्थिति तो बहुत ही मुश्किल है सर, क्योंकि हम अब सरवाइव नहीं कर पाएंगे। 1 साल का दौर था तो हमने उसको झेल लिया था, पर जो इस बार फिर से नया दौर शुरू हो गया है, इसको नहीं झेल पाएंगे। तो बैंक हमें लगातार इसके लिए रिगार्डिंग बहुत ही ज़्यादा तंग कर रहा है। कल से जो है वो 10 दिनों का कोरोना कर्फ्यू लगने वाला है। होटल को जो है वो रियायत दी गई है कि अपना व्यवसाय SOP के आधार पर चला सकते हैं, तो आप अपने होटल को खुला रखेंगे? नहीं सर, बिल्कुल नहीं रखेंगे सर, नहीं कर पाएंगे ये। कैसे कर पाएंगे सर, हम नहीं कर पाएंगे। सरकार की SOPs इतनी ज़्यादा है, उसे हम फॉलो नहीं कर सकते। स्टाफ भी देखना होगा, कोविड के इशू भी देखने होंगे। गवर्नमेंट ने जो कोविड के टेस्टिंग की रिपोर्ट भी, RT-PCR की रिपोर्ट भी होटलियर पर ही डाल दी है कि वही चेक करेंगे, सब कुछ करेंगे। अगर कोई कोविड का इशू होता तो उसके जिम्मेवार भी होटलियर ही ठहराए जाएंगे। इसके लिए हमें भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। अगर टैक्सी व्यवसाय की बात करें तो टैक्सी व्यवसाय में भी जो है वो हज़ारों लोग डायरेक्टली इनडायरेक्टली जुड़े हुए हैं, उनका व्यवसाय पूरी तरीके से प्रभावित है। इस वक्त हमारे साथ टैक्सी यूनियन के पदाधिकारी भी मौजूद हैं। सर, मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि टैक्सी व्यवसाय को जो है वो किन परेशानियों से गुजरना पड़ रहा है और अब हकीकत क्या है? हमें तो अभी तक 2 साल हो गई। 2 साल से हमारे को अभी तक जो जितने भी टैक्स है, हमारा टोकन टैक्स है, पैसेंजर टैक्स है, इंश्योरेंस है, ऊपर से हमारे को गवर्नमेंट ने एक जो नेशनल जो परमिट था हमारा, जो कि हम लोग उसमें जो 500 रुपये देते थे उसमें से 25,000 कर दिया है। हमारे को अभी तक जो कि गवर्नमेंट ने अभी तक कोई राहत नहीं दी है, तो हमें तो मुश्किल से, बहुत ही मुश्किल से हमारा जो ये जो किस्त जो है हमारी जो बैंक की है, प्राइवेट लोन जो पास किया हुआ, हमारे जो लोन वाले हमारे तंग कर रहे हैं, बैंक वाले जो हमारे को परेशानियाँ कर रहे हैं कि भाई जल्दी से जल्दी आप भर लो। तो गवर्नमेंट जो कि इसके बारे में हमारे लिए सोचे और इसके लिए कुछ ना कुछ करें। आपको किस तरीके से लगता है कि जिस तरीके से कल से जो है वो कर्फ्यू का दौर शुरू हो जाएगा, कोरोना कर्फ्यू इसका नाम रखा गया है, कई सारी रियायतें, टैक्सी व्यवसाय भी उनमें एक है जो है सर्विसेज मुहैया करवा सकती है, लेकिन नियमित शर्तों के आधार पर, तो क्या आपकी सर्विसेज जारी रहेंगी और लोगों की क्या परेशानी जो है वो सामने आ रही है? परेशानियां तो सर बहुत हैं। जब से लेकर कोरोना महामारी का पूरे देश पे असर हुआ है, पूरे विश्व पे असर हुआ है, तब से तो हमारे जितने भी टैक्सी व्यवसाय से जुड़े हुए लोग हैं वो तो आर्थिक तंगी से इतना जूझ रहे हैं कि वो मतलब डिप्रेशन में चले गए हैं।